सुबह के 8 बजे एक महिला एसपी अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रही थी। गाड़ी में बैठकर वह यही सोच रही थी कि क्या क्या होगा मीटिंग में और क्या क्या मुझे कहना है और क्या क्या मुझे फैसले लेने हैं। लेकिन तभी अचानक से सुबह सुबह एक चौराहे पर कुछ सफाई कर्मी काम कर रहे थे और उसी दौरान जब एसपी मैडम का काफिला वहां से निकल रहा था तो एक सफाई कर्मी सफाई करते करते गाड़ी के सामने आ जाता है और तभी यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो एकदम से ब्रेक लगा देता है। अब उसके बाद जो एसपी मैडम पीछे बैठी हुई थी वो भी आगे देखने लगती है कि क्या हुआ जो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। उसके बाद यहाँ पर वह सफाई कर्मी तो साइड में हट जाता है और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन एसपी मैडम की नज़र उस सफाई कर्मी पर पड़ जाती है। यहाँ पर उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है और जब वह गौर देती है तो वह एकदम से समझ जाती है कि ये जो सफाई कर्मी है वह और कोई नहीं उसी का वही पति है जिससे उसका काफ़ी दिनों पहले तलाक हो चुका है। गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है लेकिन तभी एसपी मैडम गाड़ी को रुकवाती हैं और रुकवाने के बाद उस गाड़ी से उतरकर उस सफाई कर्मी के पास पहुंच जाती हैं। कौन थी एसपी मैडम और किस वजह से उसका तलाकशुदा पति यहां पर सफाई कर्मी का काम कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक विवेक नाम का लड़का रहा करता है। विवेक जिनके पास ज्यादा पुश्तैनी जमीन नहीं है और वो लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो विवेक होता है वह पढ़ाई लिखाई तो कर चुका है लेकिन उससे आगे आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन सके और उनके परिवार की जिम्मेवारियां थोड़ी सी कम हो सके, यानी कि जो गरीबी है वो दूर हो सके। विवेक के घर में उसकी माँ है और जब बेटा पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो उसके बाद जो माँ होती है उसकी शादी की चिंता करती है और इधर उधर उसके लिए लड़की ढूंढकर एक नेहा नाम की लड़की से उसकी शादी करा देती है। नेहा और विवेक की शादी हो गई थी और शादी के बाद नेहा घर के अंदर आती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। विवेक अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और जब यहाँ पर नेहा विवेक को पढ़ता हुआ देखती है तो उसके बाद उसे भी लगने लगता है कि क्यों ना वह भी इस चीज़ की पढ़ाई करे और वो भी शायद इसलिए कामयाब हो जाएगी। तो उसके बाद वह विवेक से कहती है कि विवेक, क्या मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ाई कर सकती हूँ? तो यहाँ पर विवेक कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम भी कर लो, जब मैं पढ़ा करता हूँ तो तुम पढ़ लोगी तो कौन सी बड़ी बात है। घर की कुछ पुश्तैनी जमीन थी उससे थोड़ा बहुत रुपया पैसा आ जाता था जिससे घर का खर्च चल रहा था और ऊपर से जो विवेक होता है वह भी कभी कभार छोटे मोटे काम इधर उधर कर लिया करता था। तो अब यहाँ पर जो नेहा होती है वह भी पढ़ाई करने लगती है विवेक के साथ साथ में और दोनों मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो लोग डिसाइड भी करते हैं कि वो लोग अभी बच्चा प्लान नहीं करेंगे, जब उन दोनों में से अगर कोई भी कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद वो बेशक से बच्चा प्लान कर लेंगे। ये बातें तय हो गई थी और धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन 7 साल के अंदर कोई भी कामयाब नहीं होता है। विवेक भी ऐसी मेहनत करता रह गया था, इधर यहाँ पर जो नेहा होती है वह भी ऐसी मेहनत करती हुई रह गई थी। लेकिन 7 साल बाद तक जो नेहा है उसे समझ आ जाता है कि इस तरह से काम नहीं बनेगा और हमें ना यहाँ से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और उसके बाद ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो वह इस बारे में विवेक से बात करती है लेकिन विवेक साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो नेहा, घर पर बुजुर्ग माँ है और पूरे घर को चलाने का जिम्मा मेरा है, वो तो इतना ही काफ़ी है कि हम पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं तो बाहर तो जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन तभी जो नेहा है वो कहने लगती है कि तुम तो नहीं कर सकते लेकिन मैं तो कर सकती हूँ, तुम अपने घर को संभालना और मैं बाहर जाकर तैयारी करती हूं और हो सकता है बाहर कोचिंग लेने से एक बार में ही मेरा पूरा के पूरा काम हो जाए। अब इस बात को सुनकर विवेक थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद उससे मना करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब नेहा पढ़ने के लिए बैठी थी तो उसके बाद उसकी माँ भी उससे मना करती है, कहती है कि बेटा बहू को मत पढ़ा, क्योंकि सुना है बहुएं पढ़ने लिखने के बाद पति को छोड़ दिया करती हैं और अगर ऐसा हो गया तो फिर तेरा घर उजड़ जाएगा। लेकिन विवेक कहता है कि माँ कुछ नहीं होता ऐसा, वो काफी समझदार है और उसे पढ़ने दो। तो यहाँ पर अगर उसे पता चलेगा माँ को कि वह बाहर पढ़ने के लिए कह रही है वो भला कैसे हमें बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर नेहा को ये बात न जाने कैसे बुरी लग जाती है और उसके बाद वह विजय से इस बात की जिद करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर जो विजय होता है वह 2-4 बार तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा जब नहीं मानती तो उसके बाद वह उसे फटाक से बोल देता है कि नेहा देखो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये मेरा फाइनल फैसला है, अब तुम्हें इससे आगे कोई भी वर्ड कहने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर नेहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में रूठ कर वह अपने मायके चली जाती है। घर वाले पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, तो वह बताती है कि इस तरह से मेरा पति मुझे आगे पढ़ने के लिए वहां पर नहीं भेज रहा। तो यहाँ पर घर वाले भी कहते हैं बेटी जैसा पति कह रहा है वैसा कर ले, लेकिन नेहा उनकी भी नहीं मानती है और कहती है कि मैं जब पढ़ लिख कर इस टेस्ट को क्लियर कर सकती हूँ तो ये मुझे भेज क्यों नहीं रहा और मैं तो बड़ा अधिकारी बन जाऊंगी।
अब यहाँ पर ये बात उसके जो घर वाले होते हैं वह विवेक को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवेक उनसे भी साफ मना कर देता है। कहता है कि देखो, इससे मेरी शादी हुई है और मैंने इसे यहाँ पर पढ़ने की छूट तो दे ही रखी थी। अब ये बाहर जाकर पढ़ने के लिए बोल रही है तो इसके लिए ना तो मेरी माँ मानेगी और ना ही मैं इस बात को मान रहा हूँ। नेहा को जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद वो अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मुझे अब विवेक से तलाक चाहिए, मैं उसके पास नहीं रह सकती। यहाँ पर ये बातें जब विवेक तक लौटकर आती हैं तो उसे भी इस बात से गुस्सा होता है और उसके बाद वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम अलग रहकर पढ़ना चाहती हो तो बेशक से मुझसे तलाक ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों का कोर्ट केस फाइल होता है और कोर्ट केस फाइल होने के बाद कुछ ही दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है, क्योंकि दोनों आपसी सहमत थे और सहमति के दौरान लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इन दोनों का तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद जो नेहा होती है वह अपने घर में रहकर अब अपने पिता से कहती है कि पिताजी देखो, मेरा तलाक हो गया है तो आप ऐसा करो, मुझे पढ़ने के लिए वहां पर भेज दो और हो सकता है शायद मैं 1 साल के अंदर ही कामयाब हो जाऊं। पिता जो होता है वो कहता है कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो बेशक से चली जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए पैसे लगा दूंगा। यहाँ पर नेहा के लिए कुछ पैसे दे दिए गए थे और नेहा वहां पर जाकर अब IPS IAS की तैयारी करने लगती है, यानी कि UPSC की तैयारी करने लगती है और उसकी किस्मत इतनी बुलंद होती है कि एक बार में ही उसका नंबर पड़ जाता है और वह एक IPS अधिकारी बन जाती है। जैसे वो IPS अधिकारी बनती है तो उसके बाद उसके घर वाले भी इस बात से बड़ी खुश होते हैं और यहाँ पर जो नेहा होती है वह भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसके बाद वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जगह पर हो जाती है। अब यहाँ पर जो नेहा है वहां पर रहकर मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन जब नेहा किसी मीटिंग को लेने के लिए सुबह सुबह 8 बजे अपने घर से निकलती है मीटिंग को लेने के लिए, तो तभी अचानक से रास्ते में जब वह गाड़ी से जा रही थी तो अचानक से एक चौराहे पर सफाई कर्मी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही नेहा उस सफाई कर्मी को देखती है तो देखते पहचान लेती है कि यह और कोई नहीं, वही विजय है। उसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रुकवाकर वो सीधा उस सफाई कर्मी के पास पहुंच जाती है और वहां पर जैसे ही वो उसके सामने खड़ी होती है तो वह और भी अच्छी तरह से उसे पहचान जाती है कि सच में ये तो वही विवेक है जिसे उसने तलाक दे दिया था और जो कि उसे आगे बढ़ने में बिल्कुल भी राजी नहीं था। दरअसल दोस्तों, जो नेहा है वो उन बातों को सोच सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा है विवेक पर, क्योंकि विवेक उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था और वह कामयाब हो गई है। इसके बाद वह विवेक के सामने खड़ी होती है और कहती है कि देखो विवेक, आज मैं कामयाब हो गई हूं और अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें सफाई कर्मी का काम नहीं करना पड़ता। इस बात को कहकर वह मुस्कुराने लगती है, लेकिन विवेक खाली आंखों से केवल उसकी तरफ देख ही रहा था और ना तो उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही कोई गम था। वह तो बस सिंपल उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। इतनी देर में गाड़ी के अंदर जो एक ड्राइवर होता है वह आता और कहता है कि मैडम, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेहा होती है वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी में तो बैठ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही है कि यह विवेक मुझे देखकर कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं किया और इसने कुछ भी मुझसे क्यों नहीं कहा, ना तो अपनी सफाई देने की कोशिश की और ना ही कोई ऐसी बात की। इस बात को सोचकर वह गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर गाड़ी को आगे की तरफ चलाने लगता है। जब गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चली जाती है तो तभी जो नेहा होती है वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और फिर कहती है कि ऐसा करो, गाड़ी को वहीं पर ले जाओ जहां पर वो सफाई कर्मी गाड़ी के सामने आया था और मुझे उस सफाई कर्मी से कुछ बात करनी है। इसके बाद यहां पर जो ड्राइवर होता है वह मैडम का आदेश मानता है और सीधा गाड़ी को घुमाकर उसी चौक पर दोबारा से लगा देता है, लेकिन अब तक वो सफाई कर्मी वहां से जा चुके थे। नेहा गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उसके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलता है कि विवेक, कहां गए तुम? यहां पर कोई हो तो उसका जवाब दे, वो सफाई कर्मी तो यहां से जा चुके थे। उसके बाद नेहा बड़े भारी कदमों से वापस से गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से कहती है कि चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। ड्राइवर जो होता है दोबारा से गाड़ी को चलाने लगता है यूटर्न लेकर और उसके बाद धीरे धीरे नेहा उस मीटिंग को लेने के लिए पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूम रही है कि कहां गया विवेक और क्या कारण था जो विवेक कुछ भी रिएक्ट मुझे देखकर नहीं किया। उसे कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था, क्योंकि इनके तलाक को अब तक 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में जो विवेक है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा सोचते हुए मीटिंग में बैठी रहती है, किसी पर भी ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे मीटिंग कंप्लीट हो जाती है।
उसके बाद वह अपने ऑफिस में जाती है और ऑफिस में जाकर वहां के एमसीडी वालों के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उनसे कहती है कि आज फलानी जगह पर जो जो सफाई कर्मी थे मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर जो एमसीडी वाले होते हैं वो डर जाते हैं कि एसपी साहिबा उनकी लिस्ट क्यों मांग रही है और पूछने लगते हैं कि मैडम कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुमसे जितना कहा गया है उतना करो और मेरे पास लिस्ट भेजो। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसके पास सफाई कर्मियों की पूरी लिस्ट थी और वहाँ पर इस लिस्ट को लेकर जो नेहा होती है वह विवेक का नाम उनके अंदर ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कहीं भी विवेक का नाम नहीं मिलता है और इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह पूछने लगती है कि एक सफाई कर्मी मुझे मिला था और उसका नाम विवेक था, वो तो हमें यहाँ पर कभी मिला ही नहीं। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति उस लिस्ट को लेकर आया था वो कहने लगता है कि मैडम हो सकता है वो अस्थाई वर्कर के रूप में हमने रख लिया हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता है जब हमारे पास वर्कर कम हुआ करते हैं तो हम जो लेबर चौक होता है वहां से किसी व्यक्ति को ले आते हैं और उसे यहां पर काम लगा दिया करते हैं। तो हो सकता है वो कोई ऐसा अस्थाई वर्कर हो, लेकिन उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वह फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद एक फ़ोटो मंगाता है जिस फोटो के अंदर आज के अस्थाई वर्करों के सभी के नाम थे। अब यहाँ पर वो फोटो उसके पास आ जाता है और जैसे ही नेहा उस फोटो को देखती है तो उस फोटो में एक कोने में सबसे नीचे विवेक का नाम लिखा हुआ था। अब जैसे वो विवेक का नाम देखती है तो उसे पूछने लगती है कि इसका एड्रेस कहाँ है। तो यहाँ पर वह कहता है कि मैडम अस्थाई वर्कर का एड्रेस हम नहीं लिखा करते क्योंकि वो तो रोज बदलते रहा करते हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मैडम होती है वह बहुत कुछ सोचने लगती है और मन ही मन उसके ढेर सारी उथल पुथल चल रही थी। वह व्यक्ति कहता है कि मैडम काम हो गया हो तो मैं जाऊं अब यहाँ से। तो वो कहती है कि हाँ आप जा सकते हो। एसपी मैडम ऑफिस में बैठकर काफी ज्यादा सोच रही थी और सोचते सोचते आज का दिन उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। धीरे धीरे रात होती है और रात भर भी वह विवेक के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि वो लोग पहले गाँव में रहा करते थे और विवेक यहाँ पर क्या कर रहा है। कई बार तो उसे लगता है कि शायद कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं कि वो विवेक ना हो और ये नाम तो ऐसे किसी का आ गया हो, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि नहीं वो सच में ही विवेक था और वह उसके पास भी गई थी और ये बात ड्राइवर को भी पता है क्योंकि ड्राइवर पीछे जिक्र कर रहा था कि मैडम कौन था वो। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वह पूरी रात भर इस बारे में सोचती है और दूसरे दिन फिर से अपने ऑफिस में आकर इसी बारे में सोचती रहती है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन तभी अचानक से जो यहाँ का चौकीदार होता है, उनके गेटमैन होता है, वह उसे कहने लगता है कि मैडम कोई सावित्री नाम की बुजुर्ग महिला है और आपसे मिलना चाहती है। इस नाम को सुनते ही नेहा के अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। उसे याद आने लगता है वो टाइम जब वह अपनी सास के साथ और अपने पति के साथ रहा करती थी और इसी वजह से वह एकदम से कहती है कि हाँ उन्हें अंदर भेजो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल ये सावित्री और कोई नहीं विवेक की माँ थी और यहाँ पर यह जो सावित्री होती है यह एसपी मैडम से मिलने के लिए आई है। तो अब उसे यकीन हो जाता है कि विवेक सच में ही था और अब यहाँ पर उससे उसे पता चल जाएगा और वह सारे सवालों के जवाब सावित्री से जान सकती है। सावित्री अंदर आती है और यहाँ पर जो एसपी मैडम होती हैं वह कहती है कि हाँ कहिए, बताइए क्या काम है आपको। उसके बाद जो सावित्री होती है यानी कि विवेक की जो माँ होती है, जो पहले कभी उसकी सास रह चुकी है, वो कहने लगती है कि बेटा मुझे पता लगा कि तुम यहीं पर पोस्टेड हो तो इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए आ गई, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया था कि आज मुझे वो मिली थी। बात को सुनकर जो नेहा होती है वो कहती है कि हाँ मुझे मिला था वो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। क्या आप इसके पीछे का कारण बता सकती हो? तो यहाँ पर जो सावित्री होती है विवेक की माँ, वो एकदम से अपनी आंखों में भर लाती है आंसू और कहने लगती है कि बेटी इसके पीछे का कारण और कोई नहीं, ये तुम्हारे सामने बैठी है यही है। इस बात को सुनकर नेहा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि माँ जी ये आप क्या कह रही हो, क्या मतलब है आपका और कहना क्या चाहती हो आप? तो उसके बाद यहाँ पर जो सावित्री माँ होती है वो पूरी कहानी बताती है। कहती है कि बेटा उस टाइम पर जब तुम दोनों की शादी हुई थी और विवेक ने तुम्हें पढ़ाने का फैसला लिया था तो मैंने विवेक से बहुत मना किया था, लेकिन उसने कह दिया था कि माँ घर के अंदर ही तो पढ़ रही है, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन उसके बाद जब तुम बाहर जाकर पढ़ने के लिए कह रही थी और इस बारे में मुझे पता चलता है तो मैं उससे कहती हूँ कि बेटा बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, और इसने पहले से तुमसे मना कर दिया था और कहा था कि मां मुझे पता था जब आप घर में पढ़ने के इतने खिलाफ हुआ करती हो और कहा करती हो कि कामयाब होने के बाद लड़कियां छोड़कर चली जाया करती हैं तो आप बाहर पढ़ने के लिए कैसे राजी हो सकती हो, तो इसी वजह से मैंने मना कर दिया। यहां पर जो कुछ भी हुआ था तुम दोनों का तलाक वो मेरी वजह से हुआ था, और जब तुम तलाक लेकर अपने घर रहने लगी थी तो उसके बाद मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि मेरे बेटे ने ना तो दूसरी शादी की और ना ही उसके बाद उसका कहीं भी मन लगता है। वह तो अब पढ़ाई लिखाई को भी छोड़ देता है और पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद इधर उधर शराब पीने लगता है।
जब वह ज्यादा ही शराब का आदी हो जाता है और शराब के चलते वह अपनी जमीन जायदाद को और साथ में उस घर को भी बेच देता है, तो मैं अपनी किस्मत को रोने लगती हूँ कि अगर मैं ऐसा ना करती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो बेटा होता है, न जाने उसे कहां से बुद्धि आती है कि वह अपने आप ही सोच लेता है कि मेरी माँ है तो माँ के लिए मैं जीऊंगा, और इसी वजह से मैं और वो दोनों के दोनों इस शहर में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो विवेक होता है वह लेबर चौक पर काम किया करता है और काम करने के बाद मेरा और अपना गुजारा किया करता है। बात को सुनकर यहाँ पर जो नेहा होती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने और विवेक ने एक साथ बिताए थे, और उन पलों के अंदर बहुत ज्यादा सुकून भरा हुआ था। अब यहाँ पर जो नेहा होती है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है कि माँ जी फिलहाल वो कहाँ है। तो यहाँ पर जो सावित्री होती है वो कहने लगती है कि बेटी वो फिलहाल लेबर चौक पर बने हुए एक अड्डे पर होगा, जहां पर कुछ मजदूर अगर काम के लिए नहीं जाया करते हैं तो वहीं पर समय बिताया करते हैं, और वो अक्सर जब कभी उसे काम पर नहीं जाना होता है तो घर से जाकर वहीं पर बैठ जाता है, और आज वो काम पर नहीं गया है। इस बात को सुनकर नेहा को जब कुछ सोच रही थी तो तभी यहाँ पर जो सावित्री होती है वह उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि बेटी मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो, और उससे कुछ ऐसा कहो जिससे वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने लगे, इस तरह से गम के साए में ना रहे और वो कहीं भी दूसरी शादी कर ले, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चली हूं और मुझे एक ही चिंता खाई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटा ऐसा ही रह जाए। इस बात को सुनकर नेहा कहती है कि ठीक है मैं देखती हूं, आप जाइए यहां से। उसके बाद यहां पर जो सावित्री होती है वह तो वहां से चली जाती है, लेकिन नेहा के दिमाग में बार बार ये घूम रहा है कि उसे ना कैसे भी करके अब फिलहाल विवेक से बात करनी होगी। ऐसा ही सोचकर वह अपनी गाड़ी निकालती है और गाड़ी निकालने के बाद लेबर चौक के उस अड्डे पर चली जाती है जहां पर मजदूर तफरी किया करते हैं, और वहां पर जैसे एसपी मैडम जाती हैं तो सभी मजदूर एकदम से इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि मैडम कुछ ना कुछ ऐसा वैसा कर दे हमारे साथ। एसपी मैडम उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है और वहां पर जो विवेक होता है वह भी नेहा को देखकर एकदम से खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी जो नेहा होती है वो कहती है कि रहने दो, बैठे रहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इसीलिए मैं यहां पर आई हूं। इधर जो विवेक होता है वह पहले से ही रिएक्शन अपने चेहरे पर लिए कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप नेहा की तरफ देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि विवेक क्या हुआ, तुम इस तरह से चुपचाप से क्यों हो, और मुझे सासू माँ ने बताया कि इस तरह से हुआ था और तुम ये बात मुझे बता नहीं सकते थे, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो विवेक होता है वो कहने लगता है कि बताना तो मैं चाहता था, लेकिन उससे पहले ही तुमने ये फैसला ले लिया था कि तुम ऐसा ही करोगी, और जिद तो किसी की भी ठीक नहीं होती। तुमने इस बात के लिए जिद की और ये बिल्कुल से गलत था, और इसी वजह से मैं आगे तुम्हें ना तो समझा पाया और ना ही तुमसे कुछ कह पाया। इस बात को सुनकर जो नेहा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे विवेक नेहा की आंखों में आंसू देखता है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी जो विवेक होता है एकदम से इस बात को इधर उधर करता है और कहता है कि खैर छोड़ो इन बातों को, तुम सुनाओ तुम कैसी हो और कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ पर नेहा बताती है कि अच्छी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है, घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं इस तरह से एक एसपी बन चुकी हूँ और यहीं पर मेरी ड्यूटी हो गई है। लेकिन तभी यहाँ पर जो विवेक होता है वो बड़ी थकी सी आवाज में कहने लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी जिंदगी भी अब संवर जाएगी और शादी कर लो, अपने जीवन बिताओ। इस बात को सुनने के बाद नेहा कहती है कि ठीक है मैं तो शादी कर लूंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा तुम्हारी चिंता है और तुम्हें शादी करनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो विवेक होता है वो एकदम से चुप हो जाता है, और तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो दोबारा से उसे पूछती है। तो उसके बाद जो विवेक होता है वो कहता है कि शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार प्यार किया था और वो प्यार तो मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब दूसरी शादी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। कुछ दिनों की जिंदगी बची है, उसके बाद अपनी जिंदगी भी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर नेहा को याद आता है किस तरह से विवेक ने उससे प्यार किया था, और उसके लिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और तभी विवेक से कहती है कि चलो मेरे साथ, अब तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते और हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। इस बात को सुनकर विवेक मना करने लगता है, कहता है कि नेहा अब तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हो और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ था वो एक छोटी सी बात को लेकर था और वो उसमें मेरी भी गलती थी, तो मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद विवेक भी नेहा को माफ कर देता है और ये एक दूसरे से शादी करके दोबारा से एक साथ रहने लगते हैं। और यहाँ पर जब सावित्री को पता चलता है कि नेहा उसके बेटे से दोबारा से
शादी करने के लिए बोल रही है तो वह भी जाकर उससे माफी मांगती है, लेकिन नेहा कह देती है कि माँ जी कोई बात नहीं, जो हुआ था वो बुरे समय के चलते हुआ था और सब कुछ अब ठीक है और हम लोग एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।